कौन कौन सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ाती, ऑल द कोर गेट CSIT सब्जेक्ट्स। तो डिजिटल लॉजिक मैं भी करवा, डोंट वरी अबाउट इट। आई विल टेक द डिजिटल लॉजिक ऑल्सो बिकॉज आई टीच ऑल द सब्जेक्ट। तो सारे सब्जेक्ट मेरे 1 by 1 आएंगे, बट हाँ, द रीजन बिहाइंड कि स्टूडेंट्स 2 महीने के बाद फिर से रिपीट करूं या 3 महीने के बाद फिर से रिपीट करूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ओके हाँ, डिजिटल लॉजिक आई विल टेक, बट अगर आप संस्कृति मैम से पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, संस्कृति मैम की अभी मेरा मेन फोकस है जो सब्जेक्ट्स मैम नहीं पढ़ाती हैं, पढ़ाते हैं। बाकी डिजिटल लॉजिक तो वो देख रही, प्रोग्रामिंग का मेरा खत्म हो गया है, बट सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ये हमारा स्टूडेंट से जो गेट डेटा साइंस एंड AI की तैयारी कर रहे हैं। नो बिकॉज आपका फाइनल एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन वैसे भी बेसिक वाला होगा, इंट्रोडक्शन होगा, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। बाद में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपके लिए ऑलरेडी फैकल्टीज हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। आज वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होगी, गेट 2026 के लिए भी होगी और गेट 2027 के लिए भी होगी। बट आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहे, आपको मेरी तरफ से हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, बस EM और जनरल एप्टीट्यूड को छोड़ करके। और गेट किया है, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। गेट डेटा साइंस और AI के लिए मैं क्या पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तरीके से, दैट आई टीच फॉर गेट DBMS एंड डेटा वेयरहाउसिंग, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वन सेकेंड स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, आप समझ लेना कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रही हूँ। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ने का कोई राइट टाइम नहीं है, आप कभी भी उसको पढ़ सकते हो, बिकॉज दीज टू आर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स। बट जनरल एप्टीट्यूड जो है ना, अब डेली 1 घंटे लेकर के बैठो, RS अग्रवाल का बुक परचेस कर लो और जनरल एप्टीट्यूड डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करो। कीप इट एज अ रिफ्रेशमेंट, इसको एक रिफ्रेशमेंट सब्जेक्ट की तरह रखो कि जब आप टेक्निकल पढ़ते पढ़ते थक जाओ, तब आप जनरल एप्टीट्यूड का बुक उठा करके थोड़ा सा उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपना मूड फ्रेश कर लो। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड अगर आपने डेली 1 घंटा अभी से पढ़ना, मैथमेटिक्स अभी से स्टार्ट करना चाहिए, और नहीं तो आप बाद में कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम अदर बैचेस टू। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। हर्ष, मैं आपको क्यों बोलूंगी, आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया, आपने इतने पैसे खर्च किए, आप सिर्फ एक ही बैच पे क्यों स्टिक रहोगे? आप एक्सप्लोर करो ना, देयर आर मल्टीपल एजुकेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एक्सप्लोर देयर कोर्सेज, क्या पता आपको उनका भी बहुत अच्छा समझ में आए। मतलब आप पढ़ो, इस बैच से भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, बट आप उन कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो, तो व्हाई नॉट टू ट्राई फुल। यस, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सिलेबस क्या रहेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आकाश एंड मैम। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं राहुल सर को, या फिर आप गुरुपाल चावला सर को फॉलो कर सकते हैं। किस मंथ तक आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, दैट टोटली डिपेंड्स वेंकटेश कि आपने कब से फॉलो करना स्टार्ट किया बैचेस को। अगर आपने फरवरी वाला बैच हमारा ज्वाइन किया तो आपका सिलेबस आई थिंक अगस्त तक कवर हो जाएगा। अगर आपने अप्रैल का बैच ज्वाइन किया तो आपका सिलेबस आई थिंक सितंबर तक कवर हो जाएगा। अगर आपने अभी का बैच ये वाला स्टार्ट किया तो नवंबर मंथ तक तो लग जाएगा। तो हम यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जिसका वेटेज होता है 7 से 8 मार्क्स का गेट एग्जाम में। और जो बेस्ट बुक है फॉर लर्निंग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज केनेथ एच रोजन। केनेथ एच रोजन इज द बेस्ट बुक फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसको आप परचेस जरूर कर लें। इसके पीछे के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे प्यारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिनको प्रैक्टिस करके आप डिस्क्रीट में काफी अच्छा रिसर्च भी कर सकते हो। बट उससे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का that deals with object that can assume 2 3 4 5 they are separate values, है ना। बट वही अगर उसका उल्टा हम करें
कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स, दो टाइप की मैथमेटिक्स होती है, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है जो डिस्क्रीट वैल्यू के साथ डील करता है, एक कॉन्टिन्यूस मैथमेटिक्स होती है जो कॉन्टिन्यूस वैल्यू है रियल नंबर, जिसमें कि 0 और 1 के बीच में कुछ कॉन्टिन्यूस 0000000001। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इन टाइप के वैल्यूज के साथ डील करता है। ओके, नेचुरल नंबर्स डिस्क्रीट होते हैं, तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ग्राफ है जहाँ पे आप एकदम डिफरेंट वैल्यू के साथ काम कर रहे हो, जैसे 1 1 यहाँ पे 1 1 की मैपिंग हुई, फिर ये 2 2 है ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। लाइक यहाँ पे इसने 1 को टारगेट किया, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम क्यों उसको यूज करने का क्या ही मकसद है, क्या इसका फायदा है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम यूज करते हैं सो दैट वी कैन डेवलप आवर मैथमेटिकल थिंकिंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है बिग डेटा में। बिग डेटा का मतलब होता है कि बहुत सारा डेटा है, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है, पर उस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये काम होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हम बिग डेटा में यूज करते हैं टू कन्वर्ट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ discrete mathematics according to GATE CSIT? तो प्रपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पहले हम पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में, सेट थ्योरी, देन रिलेशंस, फंक्शंस, पार्शियल ऑर्डर्स एंड लैटिसेस, कॉम्बिनेटोरिक्स, ग्राफ थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी। तो ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट में, जिसको 1 by 1 करने वाले हैं पूरा। ये कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रपोजिशनल लॉजिक को। देखा जाए तो प्रपोजिशनल लॉजिक एक अलग चैप्टर है, और उसके बाद दूसरा चैप्टर है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो आज हम प्रपोजिशनल लॉजिक को पढ़ने वाले हैं। और यस, जो भी बच्चे यहाँ पर गेट, डेटा साइंस और एआई की तैयारी कर रहे हैं, उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है, ये दोनों टॉपिक। तो आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप गेट डेटा साइंस एआई और गेट सीएसआईटी दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर ये टॉपिक को पढ़ते हो तो दोनों एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिकली आपकी हो रही है, क्योंकि एआई सब्जेक्ट में ये टॉपिक भी आता है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है मैम? फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस क्या रहेगा डिस्क्रीट में? ठीक है, फरवरी में आपने ज्वाइन किया ना, तो आपको अगस्त सितंबर तक तो आराम से हो जाएगा वेंकटेश। देखो लगभग 6 महीने लगने चाहिए सिलेबस को कवर करने में। आपने फरवरी को ज्वाइन किया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर जनवरी, अच्छा खासा टाइम आपके पास होगा प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू वेंकटेश। अन अकेडमी से लिया बुक, अच्छा नहीं रहेगा क्या मैम? अन अकेडमी से लिया, देखिए केनेथ रोजन वाला जो बुक है ना, वो मैंने आपको इसलिए परचेस करने के लिए बोली, आप रीड करना चाहते हो, ये दिस इज अ डिटेल्ड बुक। अन अकेडमी का जो बुक है वो भी नो डाउट अच्छा है, बट दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, उससे भी आपका काफी काम हो जाएगा। तो आप अगर ये बुक नहीं लेना चाहते हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं यार इतना हेडेक नहीं लेना है कि ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो, जस्ट एक पॉइंट ऑफ रिसोर्स को फॉलो करना है, देन यू कैन फॉलो दिस कोर्स एंड डोंट वरी, एट दिस इज इनफ। Ma'am, if I have missed any subject, for example, I have missed DBMS, how do I cover it? Should I watch recorded ones or how, ma'am? एग्जैक्टली सतीश, क्योंकि अगर सिलेबस कवर करना है ना, कुछ सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड देखने पड़े, तो यू हैव टू कंप्लीटेड पेपर लेकर के बैठना है, और जो भी दिमाग में आ रहा है, आज सेशन में हमने शुरुआत में ये पढ़ाया, लिख डालो, सबको लिख डालो। अगर आप ऐसा करोगे 15 मिनट में आपका नोट्स रेडी हो जाएगा फॉर दिस क्लास। फिर आप बैक टू द नोट्स नहीं बनाना, आपके ऑप्शन में या आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, नोट्स बनाना ही बनाना है, कि नोट्स को बनाने से और क्लियरली समझ में आती है। तो नोट्स 100% बनाना है। देखिए रोहन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हम क्लास में भी करते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको क्लास के बाद में भी मिलती है, इसके गेट पीवाई को प्रैक्टिस कीजिए, पर क्लास के बाद जो भी एडिशनल होना चाहिए। आई विल नॉट गिव यू टाइम टू प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, यू विल प्रिपेयर नोट आफ्टर द क्लास फॉर क्वेश्चंस और थ्योरी। देखिए प्रॉपर नोट्स आपको, क्वेश्चंस प्रॉपर नोट्स में वो सारी चीजें आपको लिखनी है जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ वो भी आपको लिखना है, पर शॉर्ट में लिखना है ना, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है।
डेटा साइंस एंड एआई का बुक ऑर्डर किया था बट वो अभी तक नहीं आया। सौभिक वो मेल गया है सभी स्टूडेंट को कि आई थिंक 31st बुक नहीं आएगी, उसके बाद आएगी बुक, क्योंकि अभी बुक प्रिंटिंग हो रही है। जी हाँ सत्रजीत। डीपीपीज के लिए आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा आप लोगों के लिए, और उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। अरे यार ये पेंटेप भी वर्क नहीं कर रहा है कभी कभी। वन सेकेंड। डीपीपीएस के लिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसलिए आप लोग काइंडली ये काम ना करें और सिर्फ अगर पे मैसेज करना है। और डीपीपीज भी मैं आपको ट्राई करूंगी डेली बेसिस पे ना दूं, पर कम से कम वीकली बेसिस पे तो दूं। चलिए, तो यहाँ पर हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब प्रपोजिशनल लॉजिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रपोजिशनल लॉजिक में स्टेटमेंट है। अब इसको आप लॉजिकली कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे फॉर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, दिस इज कॉल्ड लॉजिक, जो हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते को स्पेसिफाई करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिक का यूज करते हैं। कोई भी प्रोग्राम बिना लॉजिक के रन हो सकता है, कोई भी एल्गोरिदम बिना लॉजिक के बन सकता है, कोई भी आइडिया बिना लॉजिक के क्रैक हो सकता है, कोई भी डील बिना लॉजिक के क्रैक हो सकती है, कोई भी स्ट्रैटेजी बिना लॉजिक के बन सकती है। कुछ भी हो पर बिना लॉजिक के वो सेंसिबल ही नहीं होता, मीनिंगफुल ही नहीं होता। तो हम यूं कहें ऐसा कि किसी भी चीज पे लॉजिक हम इसलिए लगाते हैं ताकि उसको मीनिंगफुल बना सके। तो वही है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने प्रपोजिशनल लॉजिक में डिस्क्रीट छोटा सा स्वरूप देख लिया है, जहाँ पे हमने इस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में विद द हेल्प ऑफ लॉजिक कन्वर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक छोटा सा स्वरूप दिख रहा होगा। देन यहाँ पर आता है आपका प्रपोजिशनल लॉजिक में प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रपोजिशन का मतलब होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। प्रपोजिशन पे बनाएंगे ना, प्रपोजिशन क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो एक फैक्ट को डिक्लेयर करता है। वो फैक्ट जो या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। तो प्रपोजिशन की हेल्प से ही हम लॉजिक बना पाते हैं। प्रपोजिशन एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, बट नॉट ट्रू सेंस। और उस सेंटेंस में जो वेरिएबल आप यूज करते हो उसको प्रपोजिशन आते हैं। प्रपोजिशनल लॉजिक जो हमारा पहला चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। प्रपोजिशनल लॉजिक को हम प्रपोजिशनल कैलकुल करता है। इसको फर्स्टली डेवलप किया गया ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल के द्वारा। मोर देन 23 प्रपोजिशन कंबाइन वन और मोर प्रपोजिशन वी विल मेक कंपाउंड प्रपोजिशन। बट हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल ऑपरेटर्स, and that logical operators we will discuss now after this question. यहाँ पर गेट और यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चंस बन चुके हैं जहाँ पे पूछा गया है कि गिवन दीज स्टेटमेंट बताइए इनमें से कौन है प्रपोजिशन। तो ये सारे प्रपोजिशन है, क्योंकि सभी स्टेटमेंट का आउटपुट या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम।
से पहला स्टेटमेंट है कि वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, और क्योंकि इसका आउटपुट ट्रू में आ पा रहा है दैट मींस इट इज अ प्रपोजिशन। टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, राइट। 1 + 1 yes equal to 2 करेक्ट है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आ रहा है दैट मींस कि दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर प्रपोजिशन कैटेगरी में आ रहा है। वैसे इनको इसको देखो, इनमें से कौन सा प्रपोजिशन है? नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है ना, व्हाट टाइम इज इट, वो कभी भी प्रपोजिशन के कैटेगरी में नहीं आता। रीड दिस केयरफुली, कोई भी सजेशन है वो भी प्रपोजिशन की कैटेगरी में नहीं आता। कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज अगर आप कर रहे हो अपने स्टेटमेंट पे, तो वो भी प्रपोजिशन नहीं होगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल है जो है, तो ये भी आपका प्रपोजिशन नहीं होगा। जहां पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अननोन वेरिएबल का यूज किया, क्यों नहीं है? ये देखो x + 1 = 2, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। आ रहा है तो कभी फॉल्स आ रहा है, और जब कोई स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बोथ एट द सेम टाइम आता है दैट मींस कि वो प्रपोजिशन नहीं है। देते हो y की 1 देते हो, z की 1 देते हो, तो 1 + 1 = 1, नो। बट अगर आप x की वैल्यू 1 देते हो, y की वैल्यू 1 देते हो, z की वैल्यू 2 लेते हो, तो 1 + 1 = 2, यस। तो कभी ये ट्रू आ रहा है तो कभी ये फॉल्स आ रहा है, बोथ एट द सेम टाइम, जो पॉसिबल नहीं है प्रपोजिशन के केस में। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाउंड प्रपोजिशन हम कैसे बनाते हैं। With the help of logical operator, how we can combine 2 or more statements, operators or connectives that we use to combine multiple preposition। और ऑपरेटर जिसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं, वी स्ट्रक्चर होता है और का, एंड का कैप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, इट्स अ सिंपल एरो। एंड इफ एंड ओनली इफ जिसको हम बाई कंडीशनल भी कहते हैं, ये बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड पे एरो होता है, ठीक है। ओके, तो आपका डाउट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रीजनिंग के अंडर आता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैन वी गेट आउट ऑफ मार्क्स इन डीएम आफ्टर फॉलोइंग? यस यस रोहन। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक बातें क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक जो भी मैंने पढ़ाया वो क्लियर है? प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशनल वेरिएबल क्या होता है, प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, प्रपोजिशन को चेक कैसे करते हैं, कौन सा प्रपोजिशन है कौन सा नहीं है होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, these topics we have discussed yet। दिव्या, जारका, वेंकटेश, सत्रजीत, सतीश, अनूपा, शाइना, मनोगना, रजिता, समर्थ, असद, रघु भी कुछ लोगों ने लिखा है, तो हरीश और अभिषेक को भी क्लियर है। कंपाउंड प्रपोजिशन समझ में नहीं आया समीरा को? ओके, समीरा, कंपाउंड प्रपोजिशन का मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा प्रपोजिशन को कंबाइन कर देते हो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्रपोजिशन P है और एक प्रपोजिशन Q है, लेट्स सपोज ये प्रपोजिशंस है। अब इनके बीच में आपने कोई लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज कर लिया, तो आपने इन दोनों प्रपोजिशन को कंबाइन कर दिया, इट मींस कि दिस इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन समीरा। तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को, जिसमें सबसे पहले और ऑपरेटर आता है। तो और अगर ऑपरेशन आप करते हो टू प्रपोजिशंस का, तो उसको आप इस तरीके से लिखोगे, और ये ट्रू तब होता है जब एटलीस्ट इनमें से कोई एक वेरिएबल ट्रू हो। तो और ऑपरेटर में कंडीशन तभी ट्रू होती है जब कोई एक ट्रू हो। तो ए और बी दो प्रपोजिशन है, अगर टू प्रपोजिशनल वेरिएबल है तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकलेंगे कि या तो वो टू प्रपोजिशनल वेरिएबल दोनों ट्रू होंगे, या तो ए ट्रू होगा बी फॉल्स होगा, ए फॉल्स होगा बी ट्रू होगा, या तो दोनों फॉल्स होंगे। सिंपल। हो सकता है ना कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, हो सकता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो सकता है पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो सकता है दोनों फॉल्स हो। कैन वी हैव दीज कंडीशंस फॉर टू प्रपोजिशंस? अगर टू प्लस निकल करके आएंगे, अगर 3 प्रपोजिशनल वेरिएबल है
तो 8 वेरिएबल है तो 16 कॉम्बिनेशंस निकल करके आएंगे। वाइट इज ऑलवेज इन 2 की पावर। 2 की पावर में हम जो लिख रहे हैं वो नंबर ऑफ वेरिएबल है। हियर इन द केस ऑफ ए बी, हियर इन द केस ऑफ ए बी सी एंड हियर इन द केस ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, और ये 2 की इसलिए एवरी टाइम या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब हम इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन कोई है तो ऑब्वियसली ट्रू होगा, कोई एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे दोनों फॉल्स है देन इट विल बी फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन अगर आप टू प्रपोजिशन का करते हो तो उसको आप इस तरीके से लिखते हो, और ये ट्रू तब होता है जब दोनों प्रपोजिशनल वेरिएबल ट्रू होते हैं। अगेन टू प्रपोजिशनल वेरिएबल है, 4 कॉम्बिनेशंस आपने लिखे, कंजंक्शन मतलब एंड किया, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी, दोनों प्रपोजिशनल वेरिएबल जब ट्रू होगा तभी ट्रू लिखेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, और कहीं पे भी दोनों ट्रू नहीं है। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर जब आप किसी प्रपोजिशन पे लगाते हो तो आप उसको इस तरीके से लिखते हो, और ये फॉल्स तब होता है जब प्रपोजिशनल वेरिएबल ट्रू हो, और ये ट्रू तब होता है जब प्रपोजिशनल वेरिएबल फॉल्स हो। सिंपली ये नेगेट करता है। नेगेशन ऑपरेटर सिर्फ वन प्रपोजिशनल वेरिएबल पे हम लगा सकते हैं, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग ओनली वन प्रपोजिशनल। तो एक ए प्रपोजिशनल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रू का नेगेशन फॉल्स होता है, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है। यस, इट इज अ यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो पूरा प्रपोजिशनल लॉजिक चलाता है। होता है ना, पूरे कंपनी का मालिक चलाता है, मतलब पूरा कंपनी कौन चलाता है? मालिक। पर यहाँ पे पूरा प्रपोजिशनल लॉजिक चलाता है इम्प्लीकेशन। तो समझ लो कि इस कंपनी प्रपोजिशनल लॉजिक की कंपनी का मालिक है इम्प्लीकेशन, जिसको हम इफ देन भी कहते हैं, जिसको सिंगल एरो से डिनोट किया जाता है। And implication A, implication B is the proposition that we can read it as if A then B, if A then B. It is false. ये false कब होता है? अगर A true है और B false है। अगर पहला true है तो दूसरा true 100% होगा। बट अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि पहला true है दूसरा false है, then the implication will be failed. बाकी के लिए it is always true. बाकी के लिए it is always true. So again we have two propositional variable, 4 possible combination. अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है देन इट विल बी फेल्ड, अदरवाइज इट विल बी ट्रू फॉर ऑल द केसेस। ठीक है, अगर पहला ट्रू है तो दूसरा ट्रू होगा, ट्रू है। अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अगर पहला फॉल्स है तो दूसरा कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहला फॉल्स है दूसरा कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बट अगर पहला ट्रू है तो दूसरा ट्रू होना ही चाहिए। दैट इज इम्प्लीकेशन। ओके, अकरेंस को डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए, प्रपोजिशन के बीच में डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए भी यूज इम्प्लीकेशन, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये होगा। मतलब अगर आपका गेट का कट ऑफ क्लियर होगा तभी आपको वैलिड गेट स्कोर मिलेगा। अगर आपका वैलिड गेट स्कोर होगा तभी आपको एमटेक एडमिशन टॉप आईआईटीज में मिल सकता है। ऐसे करके आप समझ रहे हैं, कंडीशंस देन कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज आएगा तभी ये इफेक्ट होगा। So for this we use implication. And the last one, last operator is if and only if, by conditional या by implication जिसको कहते हैं, जो तभी ट्रू होता है जब ये दोनों के दोनों सेम होते हैं। जब ए और बी दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, that then we can say that कि this by conditional will return true. That means कि अगर दोनों इक्वल होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा। तो 4 कॉम्बिनेशंस अगर दोनों इक्वल है तभी ये ट्रू देगा, दोनों इक्वल है तभी ये ट्रू देगा। डिफरेंट वैल्यूज के लिए इट विल गिव यू फॉल्स। दिस इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। तो इस तरीके से हमने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को खत्म कर दिया है। क्या आपको ये समझ में आया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था अभी जो मैंने बताया आप लोगों को। पहले हमने डिस्कस किया
ठीक है, तो यहाँ पे लगभग सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर है, पर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट अभी भी हैं। तो गिव एग्जांपल ऑफ इम्प्लीकेशन वंस मोर मैडम। ओके, तो वेंकटेश इम्प्लीकेशन बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है। ये पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, ये अगर कोई पर्टिकुलर चीज हुई है तो उसका इफेक्ट ये होगा। जैसे कि आपका वैलिड गेट स्कोर आया है, अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तभी आप कोप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इफ यू हैव वैलिड गेट स्कोर देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट इन कोप काउंसलिंग। इफ यू आर गेट क्वालिफाइड then only you will have a valid gate score. एग्जाम्पल दीजिए, बाई कंडीशनल का एग्जाम्पल क्या होगा कि वैल्यू दैट इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। लाइक आइसक्रीम आप बोलते हो, तो यहाँ पे भी आपको आई लाइक आइसक्रीम ही लिखना होगा। यू कैन नॉट राइट एनी अदर थिंग, क्योंकि इक्वल चीजें होनी चाहिए दोनों साइड पे। मैम 2 3 4 रिपीट। ओके, तो 2 3 4 रिपीट करना है, उज्जवल बोल रहे हैं। नेगेशन को रिपीट करना है, प्रियांशु बोल रहे हैं। बाई कंडीशन को डबल इम्प्लीकेशन कह सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं, वैसे डबल इम्प्लीकेशन कहना गलत होगा, उसको बाई इम्प्लीकेशन कह सकते हो, ठीक है। सो गर्मी बहुत है, तो यहाँ पर और की बात हम करते हैं। फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। तो और बेसिकली तब ट्रू होता है जब एटलीस्ट उनमें से कोई एक भी ट्रू हो, तो क्योंकि तीनों में एक एक कोई ना कोई ट्रू ही है तो ट्रू देगा। दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है। कंजंक्शन मतलब एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू, कि अगर ये ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा। ट्रू का उल्टा फॉल्स होता है, फॉल्स का उल्टा ट्रू होता है। तो ट्रू को नेगेट करेंगे तो फॉल्स मिलेगा, फॉल्स को नेगेट करेंगे तो ट्रू मिलेगा। इम्प्लीकेशन, तो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू ट्रू देगा। इम्प्लीकेशन तभी फेल होता है जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, क्योंकि इम्प्लू फॉल्स गलती से ले आता है तो ये इम्प्लीकेशन रहते हैं। उसमें जब इन दोनों, पर ये ट्रू इज नॉट इक्वल टू फॉल्स तो ये फॉल्स देगा। फॉल्स भी ट्रू के इक्वल नहीं होता तो फॉल्स देगा, पर फॉल्स फॉल्स के इक्वल होता है तो ये ट्रू देगा। इज दैट क्लियर? नंदिनी, उज्जवल, रोहन, प्रियांशु, उज्जवल, समीरा, नंदिनी, इज दैट क्लियर? तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इम्प्लीकेशन को हम कैसे रीड करते हैं। क्या हम सिर्फ इम्प्लीकेशन को इफ पी देन क्यू कह सकते हैं, या फिर कुछ और भी तरीके? तो बहुत सारे तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू को आप और कैसे रीड कर सकते हो? तो पी इम्प्लीकेशन क्यू को यू कैन रीड लाइक दिस, इफ पी देन क्यू, ठीक है। या फिर पी इम्प्लाइज क्यू, आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। Q follows from P, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो। Q if P, यहाँ पे दो ही ऐसे सेंटेंस है, यहाँ पे Q पहले आ रहा है और यहाँ पे दो ऐसे सेंटेंस है, तो और यहाँ पे भी सॉरी, तो देयर आर टोटल 5 सेंटेंसेस है फॉलो वाले में। इफ P then Q, P implies Q, Q follows from P, Q if P, P sufficient होता है Q के लिए और Q necessary होता है P के लिए, ठीक है। Q ना, याद रखो, Q is necessary for P, Q विदाउट पॉसिबल नहीं है, P जो है। तो ये होता है आपका इम्प्लीकेशन। समझना है ये, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ Q को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर P कंडीशन ट्रू होगी तभी Q आएगा। तो इफ P देन Q, मतलब कि P इम्प्लाई कर रही है Q को, हम ये कह रहे हैं ओनली इफ Q। मैं पहले वो सेंटेंस लिख देती हूँ जिसमें कि P पहले आ रहा है। देन P is sufficient for Q if P without Q is impossible and can not exist। तो ये वो सेंटेंसेस है जहां पे P पहले आ रहा है। इफ P then Q, P implies Q, P only if Q, P is sufficient for Q, but P without Q is impossible and cannot exist। मतलब P Q पे भयंकर डिपेंड हो रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट अदर वन जहाँ पे Q पहले आ रहा है, Q पहले आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। Q
follows from P. Q if P. Q whenever P. Q is necessary for P. Possible can exist. तो ऐसा क्यों है? क्यों बिना P के कैसे एग्जिस्ट हो सकता है? अगर P होगा तभी Q होगा, ऐसा है तो हो सकती है, तो वो ट्रू ही देगा ऑलवेज। ट्रूथ टेबल में बताया मैंने कि जब P की वैल्यू फॉल्स होगी ना तो Q कुछ भी हो सकता है। तो दैट कौन सी वैल्यू लेनी है, उसको ट्रू लेने की फॉल्स लेनी। दैट इज वाई P यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो Q को कंट्रोल करने के लिए बना है। Q को कंट्रोल में बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो चिड़िया जो है वो नेसेसरी है, वो जरूरत है उस मालिक की, और वो चिड़िया उस कर सकती है, पर वो जो मालिक है वो मालिक ही क्यों बना? क्योंकि वो चिड़िया का मालिक है। वो बिना चिड़िया के नहीं रह सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके कोई कंट्रोल में ही नहीं होगा तो फिर वो मालिक किसका होगा? तो कुछ इस तरीके से आप उसको एनालॉजी के हिसाब से पर आगे बढ़ते हैं। मैम P इम्प्लाई Q की मर्जी नहीं है, ये P अपनी मर्जी से क्या होगी? अगर ऐसा होता तो P के फॉल्स होने पे Q भी फॉल्स हो रहा होता, बट P के फॉल्स होने पे Q कैन टेक एनी वैल्यू। तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे ना, सो दैट इज वाई यहाँ पर P Q को डायरेक्शन दे रहा है कि तुम इस डायरेक्शन में काम करो, बट वंस P will become false, Q will take. That is why Q without P is possible and can exist when we have P false value. ठीक है, तो ये कुछ मतलब कि इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे ही बाई कंडीशनल को हम कैसे कैसे रीड कर सकते हैं? Q भी P को इम्प्लाई करता है, इसलिए इसको बाई कंडीशनल कहा गया है, जिसमें कि दोनों वैल्यू P और Q की इक्वल होगी तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया P, इसका मतलब हो गया P भी Q को इम्प्लाई करेगा एंड Q भी P को इम्प्लाई करेगा। इसको हम रीड कर सकते हैं इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, ठीक है। अब बाई कंडीशनल है तो इसका मतलब होगा इफ एंड ओनली इफ, तो P इफ एंड ओनली इफ Q। अब ऐसे Q इफ एंड ओनली इफ P। अगर P Q के इक्वल है तो P को आगे लिखो या Q को आगे लिखो, बात तो एक ही है। और वैसे क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों ही एक दूसरे के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट है, तो P नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है Q के लिए, और Q भी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है P के लिए। P और Q दोनों ही नेसेसरी और सफिशिएंट एक दूसरे के लिए। P और Q दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे या तो दोनों में से कोई भी नहीं। P और Q इक्वल है, yes they are same वेंकटेश, it is not made to learn it। तो वैसे इसका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि हाँ इसको ट्रांसलेट करो, बट इट कैन कम ना, तो इट इज गुड कि आप इसको लर्न करें। तो P बाय कंडीशनल Q को हम कैसे लिख सकते हैं? इफ P then Q and if Q then P। P if and only if Q without each other or none of them, ठीक है। P and Q are equivalent and negation P and negation Q are also equivalent। एक और पे छूट रहा है, सॉरी 3 मैंने 2 बार लिख दिया, उसको 10 बना दो, ठीक है। यस यू कैन रिमेम्बर कि P और Q दोनों एक ऐसे फ्रेंड्स है जो दोनों का नेचर सेम है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का उनका जो नेगेशन होगा, मतलब कि उनका जो अपोजिट होगा वो भी इक्वल होगा। नेगेशन मतलब अपोजिट है ना। तो क्या मैंने आपको बताया कि P बाई कंडीशनल Q को हम कैसे रीड कर सकते हैं? तो P बाई कंडीशनल Q का मतलब होता है कि P भी Q को इम्प्लाई करेगा एंड Q भी P को इम्प्लाई करेगा। इफ P देन Q इसको हम रीड करेंगे एंड इफ Q देन P इसको हम रीड करेंगे। बाई कंडीशनल को हम इफ एंड ओनली इफ भी रीड करते हैं, तो P इफ एंड ओनली इफ Q
या फिर हम क्यू इफ एंड ओनली इफ पहले आ सकता है या पी भी पहले आ सकता है। पी जो है वो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है क्यू के लिए, वैसे ही क्यू भी नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है पी के लिए। सिंपल। यहाँ पर कुछ इंग्लिश सेंटेंस को प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे, पर उससे पहले ये टेबल को पढ़ लेते हैं। कभी भी किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में एंड वर्ड आएगा तो आप उसको कंजंक्शन से रिप्लेस करोगे, और को आप रिप्लेस करोगे डिसजंक्शन से, बट को आप एंड से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब कि कंजंक्शन से। वेनेवर को आप इफ से रिप्लेस कर सकते हो, वेन को भी आप इफ से रिप्लेस कर सकते हो। इधर पी और क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो पी और क्यू से, नीदर पी नॉर क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो नॉट पी एंड नॉट क्यू से। पी अनलेस क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी अनलेस क्यू, जिसमें कि आप दोनों की पोजीशन को स्वैप करोगे, क्यू पहले है। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्यू के आगे नेगेशन। पी नेसेसरी है तो पी को बाद में लिखेंगे। एंड पी सफिशिएंट भी बनना चाहता है क्यू के लिए, तो पी को पहले लिखेंगे। तो सफिशिएंट हमेशा पहले लिखते हैं और नेसेसरी वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, पहला वाला सफिशिएंट होता है दूसरे के लिए, और दूसरा वाला पहले के लिए नेसेसरी होता है। तो पी अगर नेसेसरी बनना चाहता है तो सेकंड पोजीशन में आएगा, किसके लिए? क्यू के लिए। बट पी अगर सफिशिएंट बनना चाहता है तो वो पहले आएगा क्यू के लिए। नॉट सफिशिएंट है तो इसके आगे हम एंड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे पर ये बाद में। अभी हम कुछ ट्रांसलेशन सेंटेंस है जिसको आप कन्वर्ट करोगे प्रपोजिशनल लॉजिक में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे इफ इट रेन्स को आप मान लो पी प्रपोजिशन, और आई विल स्टे एट होम को क्यू प्रपोजिशन मान लो। अगर ये है आपका पी और ये है आपका क्यू, तो इफ पी देन क्यू का ये फॉर्म लेगी। इंग्लिश सेंटेंस का जो प्रपोजिशनल लॉजिक होगा वो पी इंप्लीकेशन क्यू होगा, वेयर पी इज इट रेन्स एंड क्यू इज आई विल स्टे एट होम। तो सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, जहाँ पे इसको मैंने पी माना है, ही इज गुड को, एंड ही इज टिमिड को मैंने क्यू माना है। तो अगर इसको आप प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करोगे तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा? टेल मी। वेरी गुड, क्योंकि बट को हम एंड से रिप्लेस कर सकते हैं, और एंड का मतलब कंजंक्शन, तो पी कंजंक्शन क्यू विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। नाउ टेल मी, नीदर द रेड नॉर द ग्रीन इज अवेलेबल इन साइज 5। नीदर द रेड अवेलेबल इन ग्रीन ना, मतलब कि रेड वाला साइज 5 में अवेलेबल नहीं, इसको पी माना। ग्रीन वाला साइज 5 में अवेलेबल नहीं, इसको क्यू माना। बताइए इसको प्रपोजिशनल लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करोगे? पी नॉट क्यू, तो हम कैसे लिख सकते हैं? नॉट पी एंड नॉट क्यू, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। जहाँ पे पी है कि रेड साइज 5 में, क्यू ग्रीन साइज 5 में, तो उसको आप ये कन्वर्ट करोगे तो ऐसा लिखेंगे। ठीक है, इसको बताइए, इसको हमने पी प्रपोजिशन मान लिया, इसको हमने क्यू मान लिया, इसको हमने आर मान लिया। इसको अगर आप प्रपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा? ये हो गया इफ पी एंड क्यू देन आर, तो मतलब पी एंड क्यू को आप पहले लिखोगे, और देन के बाद, देन मतलब एरो, एरो के बाद आर, तो दिस इज द राइट आंसर। पी एंड क्यू इम्प्लीकेशन आर। वेरी गुड। वी विल गो वेन एवर ही कम्स, तो ये आपका हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। बताइए इसका आंसर। नहीं,
P whenever Q will give you Q implication P? No, it is okay. It is Q implication P. वेरी गुड क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े कि P implication Q को हम कैसे पढ़ सकते हैं, Q whenever P। तो जब इसको Q whenever P पढ़ सकते हैं तो इसको हम Q implication P ही पढ़ेंगे ना। नाउ अब ये कुछ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूले हैं, पढ़ पाएंगे बिकॉज ये लॉजिकल इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है और वो अभी तक हमने नहीं किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस को। व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस, जिसको हम प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। जिसमें ये चेक किया जाता है कि दो प्रपोजिशनल स्टेटमेंट आपस में इक्वल है कि नहीं। इफ दे आर इक्वल तो उनके बीच में 3 लाइंस का यूज होता है, जैसे P implication Q is logically equivalent to negation P disjunction Q. How we can prove it? With the help of truth table. ट्रूथ टेबल से आप ये प्रूव कर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P का नेगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और P implication Q ट्रू, ये फॉल्स ये ट्रू, और नेगेशन P का डिसजंक्शन आप Q से करो तो ये हो जाएगा आपका ट्रू इक्विवेलेंट। ठीक है, वैसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि जो P implication Q है इक्विवेलेंट टू नेगेशन Q implication नेगेशन P। प्रूव कीजिए विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। P और Q है, P implication Q नेगेशन P negation Q negation Q implication negation P। Now check true true false false. This will be false false true true. This will be false true false true, and this will be true। आ रहा है इसमें भी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू आ रहा है ना। आपको पता है कि इम्प्लीकेशन कब फेल होता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो, बाकी में ट्रू। नेगेशन P कैसे निकाला, जहां पे ट्रू था वहां पे फॉल्स कर दिया, और जहां नेगेशन Q इम्प्लीकेशन नेगेशन P कब फेल होगा, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होगा, तो यहाँ पे फेल होगा, बाकी में ट्रू होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम लॉजिकल इक्विवेलेंस को चेक करते हैं। और हमने जो बाई कंडीशनल पढ़ा है ना, लॉजिक के एक्सनॉर गेट की तरह होता है। एक्सनॉर गेट जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि ये भी तभी एक्सनॉर गेट का यूज करते हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बाई कंडीशनर है यहाँ पर वो डिजिटल लॉजिक के एक्सनॉर गेट की तरह बिहेव करता है। बाई कंडीशनल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यू होगी तभी तो बाई कंडीशनल ट्रू होगा, इट वर्क्स। करेंगे बाकी को। आज का क्लास पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे बताइए। क्लियर है यहाँ तक? इफ यस देन प्लीज पोल में यस लिखे, नहीं तो नहीं लिखे। चिराग, वेंकटेश, भावना, असद, ललिता, अरण्या, अनूपा, समीरा, रघु, गौरव, दिव्या, नंदिनी, अथर्व, हर्ष, उज्जवल, आकाश, शुभम, रजिता, सौविक, शाइना, मनोगना। ओके, सो आई होप सबको क्लियर है, बट 8% लोग बोल रहे हैं कि उनको क्लियर नहीं है। सत्रजीत को भी समझ में आ गया और नीरज को भी। ग्रेट ग्रेट, ओके। लगभग आप यही मानकर चलिए 1 घंटे की क्लासेस होगी। अभी मैं 1 घंटे की ही रखूंगी बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी एक क्लास कब थी, 1 बजे थी एक फ्री क्लास जो 1 घंटे की हुई, फिर तुरंत 2 बजे वाली क्लास प्लस क्लास शुरू हो गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स में ले रही हूँ। फिर शाम को 6 बजे मेरा फिर एक प्लस क्लास था जो था पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में, जो न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है आज ही। फिर 7:30 बजे मेरा था, मतलब अभी है ही, अच्छा एक और क्लास है अभी प्लस का जो अभी मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले रही हूँ, और अभी 9:30 बजे मेरा एक और प्लस क्लास है जिसमें कि मैं डेटा, अगर ऐसा शेड्यूल बनेगा तो मैं 1 घंटे की क्लास लूंगी, बट आफ्टर सम डेज ना क्या होगी, सिर्फ मेरी जब 2 ही क्लासेस एक दिन में होगी ना, देन आई विल टेक 90 मिनट्स ऑफ द क्लास, तब हमारी 1.5 को भी क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कितना स्कोर पे गेट में आए, टॉप आईआईटीज में जाना है। टॉप आईआईटीज बोले तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, मैं इसकी बात कर रही हूँ। और अगर आपको टॉप 7 आईआईटीज में जाना है
देन 700 प्लस गेट इतना है, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन चाहिए। 100 में से आप 75 प्लस मार्क्स बना करके चले, इतना मार्क्स आप बना करके चले, बिकॉज ऑफ द करेंट सिनेरियो जो गेट 2025 में जो दुर्घटना हुई है कि बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे अच्छे आए हैं पर रैंक बहुत कम आई है, तो वो चीज आपके साथ ना हो। तो 75 प्लस मान करके चलो कि इतना तो लाना ही लाना है, ठीक है। और ये आपको पहले ही पता चल जाएगा जब आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करोगे ना। पीएसयू के लिए आपका रैंक अंडर 200 होना चाहिए। ये कोर्स कब तक चलता है? यस, यू हैव नंबर ऑफ आवर्स फॉर दिस कोर्स इज टोटल 37 सेशंस। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।